2142 में एक अंतरिक्ष जांच अपनी प्रणालियों को सक्रिय कर देती है जब उसे पहली एलियन फिल्म के जहाज नोस्ट्रोमो का मलबा मिलता है। यह एक दरवाजा खोलता है और उड़ने से पहले एक जैविक वस्तु को निकाल लेता है। इस वस्तु को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाया जाता है जहां वैज्ञानिकों का एक समूह इसे काट देता है। वस्तु का आधा हिस्सा अनुसंधान के लिए ले जाया गया, जबकि पीछे छोड़े गए आधे हिस्से से पता चला कि इसके अंदर जेनोमोर्फ नामक एक एलियन मौजूद है। 6 महीने बाद रेन वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के एक कर्मचारी से बात करती है जो इस खनन कॉलोनी पर नियंत्रण रखता है। रेन ने बताया कि उसने अपना कार्य कोटा पूरा कर लिया है और अब वो जाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि क्लर्क ने उसे बताया कि श्रमिकों की कमी के कारण वह वहां से जाने के योग्य नहीं है और उसे खदानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सिस्टम ने उसका कोटा अपडेट कर दिया है, इसलिए उसे 5 साल में अनुबंध से मुक्त कर दिया जाएगा। उसी समय रेन देखती है कि उसके दत्तक भाई एंडी को कुछ बदमाशों द्वारा पीटा जा रहा है। वो उन्हें डराने के लिए दौड़ती है और एंडी की जांच करती है जिसके शरीर से खून बह रहा है क्योंकि वो एक विशेष चिप का उपयोग करने वाला एंड्रॉइड है। रेन एंडी को शांत करने के लिए उसे रीसेट करता है। तभी रेन को अपने पूर्व प्रेमी टाइलर से एक संदेश मिलता है जो उसे अपने घर आने के लिए कहता है। जब भाई बहन टाइलर के जहाज कोरबेलिन तक पहुंचते हैं तो टाइलर और उसके परिवार को पता चलता है कि एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान कॉलोनी के ऊपर कक्षा में घूम रहा है। इस जहाज में कई हाइपरस्लीप कक्ष हैं और यदि वे उन्हें बचा लेते हैं तो वे अंततः कॉलोनी से बच निकल सकते हैं। वे चाहते हैं कि रेन भी उनके साथ शामिल हो जाए क्योंकि वो एंडी को साथ ला सकती है जो जहाज के कंप्यूटर से जुड़कर किसी भी लॉक को खोल सकता है। जल्द ही कोरबेलिन उड़ जाता है और टाइलर का चचेरा भाई ब्योन अपने लाइटर से आग से जुड़ी एक अद्भुत कलाबाजी दिखाता है। चलते तूफान के कारण जहाज काफी हिलता है, लेकिन एक बार जब वे बादलों के ऊपर उड़ने में सफल हो जाते हैं तो यात्रा सुचारू रूप से चलती है। जब वे अंततः उस परित्यक्त जहाज को ढूंढ लेते हैं तो ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो एक पूरा स्टेशन है। यह उनके अनुमान से भी अधिक निकट है तथा उनका अनुमान है कि यह 36 घंटों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। हालांकि टाइलर ने उनसे कहा कि वे चिंता न करें क्योंकि उन्हें 30 मिनट में अंदर और बाहर हो जाना चाहिए। अकेले में रेन एंडी से पूछती है कि क्या वो निश्चित है कि वो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता है और एंडी हाँ कहता है क्योंकि उसके पास रेन को खुश करने के लिए उसके पिता द्वारा दिया गया केवल एक निर्देशात्मक कार्यक्रम है। जब जहाज स्टेशन से जुड़ जाता है तो टाइलर, ब्योन और एंडी एक तापमान स्कैनर के साथ जहाज पर चढ़ जाते हैं और वह पहले लॉक के अंदर अपनी उंगली डाल देता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। यद्यपि उन्हें एक बहुत ही संकीर्ण मार्ग से गुजरना पड़ता है, लेकिन स्टेशन का कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण हर कुछ मिनटों में शुद्ध होता है, जिसका अर्थ है कि यह लगातार चालू और बंद होता रहता है। अंततः समूह मार्ग से निकल जाता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां उन्हें पॉज मिल जाते हैं। उसी समय गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाता है और ब्योन नीचे गिर जाता है। इसलिए एंडी स्टेशन के कंप्यूटर तक पहुंचकर बिजली चालू करता है और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रण में लाता है। इसके बाद वे पॉज की जांच करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें पता चलता है कि उनमें निकटतम ग्रह तक की 9 वर्ष की यात्रा के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। टाइलर कोरबेलिन के लिए पॉज लेने से मना कर देता है, जबकि वह और उसके साथ ही अधिक ईंधन की तलाश में चले जाते हैं। ब्योन की बहन जबकि रेन टाइलर की बहन की देखभाल करती है क्योंकि उसे उल्टी हो रही है। नवारो फली की जांच करने जाता है। जब वे अकेले होते हैं कि स्वीकार करती है कि वह गर्भवती है और रेन से यह रहस्य गुप्त रखने को कहती है। स्टेशन में तीनों अभी भी खोज कर रहे थे कि अचानक उन्हें स्टेशन के बारे में बात करते हुए एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी। खदानों की तरह ही यह भी वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन का स्वामित्व है। इस स्टेशन का नाम रेनेसा है और ये 2 भागों रोमुलस और रेमस में विभाजित है। दीवारों पर बनी चित्रकारी से यह पुष्टि होती है कि ये नाम प्रसिद्ध मिथक से लिए गए हैं। जब वे चारों ओर देखते हैं तो ब्योन एंडी की उपस्थिति से परेशान हो जाता है क्योंकि वह एंड्रॉइड से नफरत करता है, इसलिए वह बताता है कि जब वे जाएंगे तो एंडी उनके साथ नहीं आ सकता है। टाइलर को यह बात बताते हुए दुख होता है कि जिस ग्रह पर वे जा रहे हैं वहां एंड्रॉइड्स की अनुमति नहीं है। हालांकि एंडी का कहना है कि यह ठीक है क्योंकि जो बारिश के लिए सबसे अच्छा है वही उनके लिए भी सबसे अच्छा है। कुछ ही क्षणों बाद तीनों एक निर्जन किंतु सक्रिय प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। ब्योन को एक अचेत करने वाली छड़ मिलती है और जब वो उसके साथ खेलता है तो वो लगभग जमीन में बने एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन एंडी उसे समय रहते पकड़ लेता है। उन्हें एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड भी मिलता है और वे देखते हैं कि वो और छेद दोनों किसी प्रकार के रासायनिक रिसाव के कारण नष्ट हो गए थे। लड़के तब तक चलते रहते हैं जब तक वे क्रायो कक्ष तक नहीं पहुंच जाते जहां दरवाजा केवल आधा ही खुलता है। यह अंतर इतना बड़ा है कि वे अंदर आ जाते हैं और पाते हैं कि कमरे में पानी भर गया है। टाइलर और ब्योन डिब्बे से ईंधन निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में ब्योन की उंगलियां जम जाती हैं। उसी समय अलार्म बजता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वे फंस जाते हैं। एंडी ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। पड़ोसी कमरे में लगे कंप्यूटर से पता चलता है कि क्रायो चैम्बर के अंदर फेस हगर्स नामक जमे हुए एलियन हैं जो जागने लगे हैं। नवारो और रेन के पास अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्टेशन पर बोर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रेन को नष्ट हुआ एंड्रॉइड मिल जाता है और वह ये देखना चाहती है कि क्या वह उसके क्रेडेंशियल्स एंडी को हस्तांतरित कर सकती है। एंड्रॉइड जाग जाता है और रेन पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए नवारो उसे बंद करने के लिए तुरंत उसका मॉड्यूल हटा देता है। लड़कियां प्रयोगशाला की ओर दौड़ती हैं और दरवाजे पर बने एक संकरे छेद से लड़कों को मॉड्यूल दे देती हैं। टाइलर उस मॉड्यूल को एंडी के अंदर डाल देता है जो रीबूट करते समय स्थिर हो जाता है। उस समय फेस हगर्स जाग जाते हैं और पानी में उतरने के लिए पॉड से बाहर आ जाते हैं। एक चेहरा गले लगाने वाला व्यक्ति ब्योन को ढूंढता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाता है। तभी एलियन उसके चेहरे पर कूद पड़ता है, लेकिन ब्योन उसे खींच लेता है और दरवाजे पर फेंक देता है। इसी समय टाइलर पानी में एक फेस गर्ल को चकमा देता है, लेकिन एक और टाइलर एंडी पर चढ़ रहा होता है जो छलांग लगाता है और टाइलर के चेहरे पर गिर जाता है तथा अपने अंक को टाइलर के मुंह में डालने की कोशिश करता है। ब्योन एलियन को नीचे गिराने के लिए स्टन रॉड का उपयोग करता है। बेहोश टाइलर पानी में गिर जाता है, जबकि फेस गर्ल ब्योन पर हमला करता है जो किसी तरह अपना बचाव करता है। रेन बलपूर्वक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नवारो मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे डर है कि एलियंस भाग जाएंगे। ब्योन एलियन से लड़ना जारी रखता है, जबकि एक फेस गर्ल टाइलर के पीछे जाता है जो अब जाग रहा है। शुक्र है कि एंडी भी जाग जाता है और एलियन की पूंछ पकड़ लेता है तथा उसे लाइटों पर फेंक कर मार देता है। फिर एंडी ताला छूता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है, इसलिए वे लोग तुरंत भाग जाते हैं। दुर्भाग्यवश एक अंतराल रह जाता है और फेस हगर्स मिलकर उसे पुनः खोलने का प्रयास और दरवाजा बंद कर लेते हैं।
दरवाजा बंद होने से पहले ही एक फेसगर अंदर घुसने में सफल हो जाता है और नवारो के चेहरे पर गिर जाता है। अन्य लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। चेहरा गले लगाने वाले पक्षी ने अपनी पूंछ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी हुई है। यदि वे उसे बलपूर्वक हटाने का प्रयास करेंगे तो वह मर जाएगी, जिससे सभी लोग हैरान हो जाएंगे और वह ये बताना शुरू करता है कि एलियन नवारो को जीवित रखने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन साझा कर रहा है। वो पहले की तुलना में अधिक बुद्धिमान और कम घबराया हुआ लग रहा है। रेन को पता चलता है कि नया मॉड्यूल ऐसा कर रहा है, लेकिन एंडी उसे इसे हटाने से रोकता है, ये कहते हुए कि उसे अपडेट किया गया है। वो नहीं जानता कि फेसगर को सुरक्षित तरीके से कैसे हटाया जाए, इसलिए वह नष्ट हो चुके एंड्रॉइड को चालू करने का प्रस्ताव रखता है। वे उसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं और जब वह जागता है तो वह अपना परिचय विज्ञान अधिकारी रूप के रूप में देता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें नवारो को मार देना चाहिए क्योंकि फेसगर एक एलियन अंदरूनी व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर रहा है, इसलिए उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी है। पता चला कि यह स्टेशन वही जहाज है जिसने नोस्ट्रोमो का मलबा पाया था और इसके पूरे चालक दल को जेनोमोर्फ ने मार डाला था, जो अब छेद में लगे केबलों से लटका हुआ है। यह उसका एसिड ही था जिसने रूप को इतना नुकसान पहुंचाया कि एलियन के मरने के बाद स्टेशन को सील कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेन का विचार है कि उन्हें क्रायोनिक तरल पदार्थ का उपयोग करके चेहरे को फ्रीज करना चाहिए। टाइलर उस तरल पदार्थ को एलियन पर फेंकता है और जैसे ही उसकी पूंछ ढीली होती है वे उसे नवारो के चेहरे से हटा देते हैं। टाइलर उसे मारने की कोशिश करता है, हालांकि चेहरा छिपाने वाला जानवर जमीन में बने छेद से बच निकलता है। सभी लोग ये देखकर खुश हैं कि नवारो ठीक है, लेकिन रूक उन्हें चेतावनी देता है कि उसके अंदर एक एलियन के होने की 60% संभावना है और वह समूह से कहता है कि उन्हें नवारो को वापस नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए ब्योन उसे रॉड से मारता है और उसे उड़ा देता है। रेन उसकी मदद करने के लिए रुकता है और ब्योन इस अवसर का उपयोग नवारो के साथ भागने में करता है। अचानक एंडी को कुछ सुनाई देता है और वह गलियारे की ओर दौड़ता है, जहां वह देखता है कि ब्योन दरवाजे बंद कर रहा है और वह एक दरवाजे को पकड़कर उसे खुला रखने की कोशिश करता है, इसलिए ब्योन अगले दरवाजे की ओर दौड़ता है और उसे जल्दी से बंद कर देता है। इससे एंडी, रेन और टाइलर स्टेशन में फंस जाते हैं। नवारो स्टेशन से कोर्बुलिन को अलग कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा सके उसे बीमार महसूस होने लगता है। वह अपने शरीर पर एक विशेष प्रकाश का प्रयोग करती है और पता लगाती है कि उसके अंदर एक एलियन है, जैसा कि रूक ने भविष्यवाणी की थी। तभी नवारो को दौरा पड़ने लगता है और चेस्ट नामक एक एलियन उसके शरीर से बाहर निकलता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पायलट के बिना कोर्बुलिन नियंत्रण खोने लगता है और स्टेशन से टकरा जाता है, जिससे ईंधन टैंक नष्ट हो जाता है और बड़ा विस्फोट होता है। इससे के और ब्योन भी बेहोश हो जाते हैं। जहाज तैरता रहता है और स्टेशन के हैंगर बे में प्रवेश करता है, जहां वो एक खिड़की तोड़ देता है और वैक्यूम प्रभाव पैदा करता है। शुक्र है कि दरवाजा ठीक समय पर बंद कर दिया गया, लेकिन इससे स्टेशन अस्थिर हो गया है और अब ग्रह के छल्लों से टकराने से पहले उसके पास केवल 47 मिनट ही बचे हैं। रेन और टाइलर स्टेशन पार करने और अपने जहाज तक पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वे दरवाजा खोलने वाले होते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ एक दूसरे से गले मिलने वाले लोगों का एक समूह मिलता है। इस बीच रूक ये सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर की जांच करता है कि जेडो एक यौगिक नामक कोई चीज अभी भी बरकरार है। फिर वो एंडी से मदद मांगता है, जिससे उसे एहसास होता है कि नए मॉड्यूल ने उसके निर्देश को अधिलेखित कर दिया है। रेन की मदद करने के बजाय उसका लक्ष्य वेलोन यूटानी के लिए स्टेशन का मिशन पूरा करना है। इसके बाद एंडी रेन और टाइलर से मिलता है और रूक से मिली कुछ जानकारी साझा करता है। फेस हगर्स लोगों को देख नहीं सकते और उनके शरीर के तापमान को महसूस करके उन्हें ढूंढ नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि वे कमरे का तापमान अपने शरीर के अनुरूप बढ़ा सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। जब एंडी वांछित तापमान प्राप्त करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग करता है, तीनों कमरे को पार करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कोर्बुलिन के हर कोने में मिलने वाले शवों पर प्रतिक्रिया न करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। केय जाग जाती है और अपने दोस्तों की तलाश में निकल जाती है। एक चौथाई में वो उस त्वचा को ढूंढती है जिसे चेस्ट बस्टर ने कोकून बनाने से पहले छोड़ दिया था, जो अब दीवार पर लटकी हुई है। उस समय ब्योन उसे ढूंढ लेता है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है, फिर कोकून में छड़ डालकर उसे तब तक बिजली से मारता है जब तक कि एलियन का एसिड छड़ को नष्ट नहीं कर देता। ये हमला पर्याप्त नहीं है और प्राणी की पूंछ ब्योन के चेहरे पर वार करती है। एसिड लगातार बाहर निकलता रहता है और ब्योन पर गिरता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, क्योंकि कोकून से एक नया जेनोमो बाहर आना शुरू हो जाता है। के दरवाजे की ओर दौड़ती है लेकिन उसे खोल नहीं पाती, इसलिए वो टाइलर को बुलाती है। वो अभी भी फेस हगर्स के साथ कमरे में है, इसलिए उसे धीरे से निर्देश देने होंगे। कि किसी तरह चाबी ढूंढ लेती है और एलियन के पहुंचने से पहले ही दरवाजा खोलकर भाग जाती है। चूंकि वो उस प्राणी पर नजर रख रही थी, वो कोर्बुलिन हेड से नीचे गिर गई और स्टेशन के हैंगर पर गिर गई। माइक से आने वाला सारा शोर चेहरे को गले लगाने वालों को सचेत कर देता है और वे हमला करने के लिए उछलने लगते हैं। तीनों तुरंत भाग जाते हैं और टाइलर एक फ्लेयर जमीन पर फेंकता है ताकि चेहरे को गले लगाने वाले उसकी गर्मी की ओर जाएं। ये चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती और जल्द ही एलियंस फिर से उनका पीछा करने लगते हैं, इसलिए जब एंडी दरवाजे तक पहुंचता है तो वो उसे बंद करना शुरू कर देता है। टाइलर और रेन को दरवाजा बंद होने से ठीक पहले अतिरिक्त तेजी से भागना होगा। जब रेन ने एंडी को बुलाया तो उसने दावा किया कि उसने गणना की थी और उसे पता था कि वे सफल होंगे। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले केवल 30 मिनट बचे थे, तभी हैंगर बे में स्प्रिंकलर सक्रिय हो गए और के जाग गई। वो एलियन को आते हुए सुन लेती है और उसके उसे देखने से पहले ही छिप जाती है। जेनोमोर्फ उसके ठीक ऊपर से चलता है और जब वो बाईं ओर जाता है तो के हैंगर के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अलार्म सक्रिय हो जाता है। तीनों दरवाजे के दूसरी ओर आते हैं, लेकिन एंडी दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। वो जेनोमोर्फ को प्रतीक्षा करते हुए देख सकता है, जिसका अर्थ है कि वह के को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रेन उसे दया दिखाने के लिए कहती है कि के गर्भवती है, लेकिन ये काम नहीं करता। जल्द ही जेनोमोर्फ इंतजार करते करते थक जाता है और के को ले जाता है। क्रोधित रेन ने एंडी को थप्पड़ मारा और उससे उसके निर्देश के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे वही चुनना होगा जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा हो। इसके बाद एंडी रेन और टाइलर को लिफ्ट में चढ़ने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि उसे मिशन पूरा करना होगा, इसलिए रूक हैंगर का दरवाजा खोल देगा और उन्हें जाने देगा। वे प्रयोगशाला में पहुंचते हैं और एक अजीब तरल पदार्थ से भरा कैप्सूल पाते हैं। रूक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होता है और उन्हें बताता है कि मानवता को कभी भी ब्रह्मांड की खोज करने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि उनके शरीर इसे सहन नहीं कर सकते। इसलिए वेल और यूटानी ने एलियंस का अध्ययन करने और उनके तरल पदार्थों का उपयोग मनुष्यों को बेहतर बनाने के लिए करने हेतु इस स्टेशन का निर्माण किया। यह जेडो एक यौगिक प्रोमेथियस में देखा जाने वाला काला तरल है।
एक वीडियो में उन्होंने एक चूहे को लगभग कुचलकर मरते हुए देखा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे यौगिक का इंजेक्शन दिया तो वह तुरंत ठीक हो गया। एंडी सभी यौगिक नमूनों को पकड़ लेता है और उन्हें कॉलोनी में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रेन उसे रोक देती है जब वो सुरक्षा कैमरे पर जेनोमोर्फ को देखती है। फिर एंडी एक कैबिनेट से 2 पल्स राइफलें लेता है और उन्हें रेन और टाइलर को देता है तथा उनसे कहता है कि वे केवल तभी गोली चलाएं जब ये बहुत जरूरी हो, क्योंकि यदि एलियन से एसिड निकलता है तो इससे पतवार में दरार आ जाएगी। तीनों प्रयोगशाला से बाहर निकल जाते हैं। इस बात से अनजान की वीडियो अभी भी चल रहा है। पता चला कि चूहे में परिवर्तन हुआ और वह मृत राक्षस बन गया जिसे उन्होंने टक्कर से मात्र 20 मिनट पहले एक बक्से के अंदर देखा था। तीनों स्टेशन पार करना शुरू करते हैं और उन्हें ढेर सारा जेनोमोर्फ रेजिन मिलता है, जिसका अर्थ है कि आसपास एक से अधिक जेनोमोर्फ हैं। जब एंडी अगले क्वार्टर में लाइट जलाता है तो वे दीवारों पर एलियन का पूरा छत्ता देखकर घृणा से भर जाते हैं। एंडी और रेन वापस जाकर दूसरा क्वार्टर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन टाइलर की आवाज सुन लेता है और छत्ते में भाग जाता है। रेन उसका पीछा करता है और वे एलियन गू से ढके हुए ढेरों शवों को देखते हैं, जिनमें के का शव भी शामिल है। दोनों उसे बाहर खींचते हैं और एंडी यह बताने लगता है कि अभी तक उसका प्रत्यारोपण नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पैरों के पास कोई मृत फेसगर नहीं है। उसकी नाड़ी अभी भी बहुत कमजोर है, इसलिए एंडी उसे मदद करने के लिए एक मिश्रित इंजेक्शन देता है। इससे पहले कि टाइलर इसका उपयोग कर पाता, रेन उसे रोक देती है क्योंकि वो इस पदार्थ से सावधान है और उसे बताती है कि यदि वे के को क्रायो चैम्बर में ले जाएं तो वो बच सकती है। उसी समय उन्हें एक जेनोमोर्फ की चीख सुनाई देती है और वह उनकी ओर आता है, इसलिए वे छत्ते से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में भाग जाते हैं। वहां एक और जेनोमोर्फ है और वह अपनी पूंछ से रेन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है और उसकी जगह उसे ही वार लग जाता है। इसके बाद एलियन टाइलर के शरीर का उपयोग करके एंडी पर हमला करता है और उसे अशक्त कर देता है तथा टाइलर को छत्ते में खींच लेता है, जहां और भी जीव उसे घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। रेन और के लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और एलियंस के पहुंचने से पहले ही भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि रेन अपने भाई के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती, इसलिए वह के को हैंगर बे के नमूनों में छोड़ देती है और उसे कोरबेलिन पर कॉलोनी में वापस जाने के लिए कहती है। रेन के चले जाने के बाद के को अपने बच्चे की चिंता होती है और वह स्वयं को उस यौगिक का इंजेक्शन लगाने का निर्णय लेती है। प्रभाव से पहले केवल 10 मिनट शेष रहते रेन छत्ते तक पहुंचता है और एंडी को रीसेट करने से पहले उसके शरीर से मॉड्यूल हटा देता है। जब वह जागता है तो वह पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। जेनोमोर्फ्स करीब आ रहे हैं और दोनों भाग जाते हैं, लेकिन रूक उनके लिए दरवाजे खोलने से इनकार कर देता है क्योंकि इससे परिसर को खतरा हो सकता है। जबकि रेन स्क्रीन पर तेजी से गोली चलाता है, रूक कोबोलिन सिस्टम पर प्रकट होता है और किसे जहाज तक पहुंच देने के लिए कहता है। रेन ने स्टेशन के गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर दिया और जेनोमोर्फ्स पर गोलीबारी शुरू कर दी। अब उनका अम्लीय रक्त पतवार पर गिरने के बजाय इधर उधर तैरता रहता है। एंडी द्वारा उसे पकड़कर रखे जाने के बाद रेन हर प्राणी पर बिना किसी दया के तब तक गोली चलाती है जब तक कि वे सभी मर नहीं जाते। इसके बाद दोनों सावधानीपूर्वक एसिड से बचते हुए गलियारों में चलने लगते हैं। करने की योजना बनाते हैं क्योंकि लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण के बिना काम नहीं कर सकती और वे छलांग लगाते हैं, लेकिन रेन आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि एक जेनोमोर्फ ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो तुरंत उसके हाथ पर गोली चला देती है और ऊपर तैरने लगती है। इस बात से अनजान की एसिड ने दरवाजे में छेद कर दिया है और वह सीढ़ियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जबकि रेन राइफल को वापस पाने की कोशिश करती है जो तैर रही होती है। उस क्षण गुरुत्वाकर्षण शुद्धिकरण से गुजरता है और वर्षा होती है। लिफ्ट भी नीचे आ रही है, लेकिन शुक्र है कि एंडी उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, एक जेनोमोर्फ अपनी पूंछ से रेन को पकड़ लेता है, जबकि रेन भागने की कोशिश में सीढ़ियों को पकड़ने की कोशिश करती है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण गलियारे में मौजूद सारा एसिड नीचे गिर जाता है और हॉल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वैक्यूम प्रभाव पैदा होता है। इससे शाफ्ट पर चल रहे जेनोमोर्फ्स की गति धीमी हो जाती है। ठीक उसी समय जब एंडी लिफ्ट को छोड़ देता है, जो बहुत तेज गति से नीचे जाती है और सभी प्राणियों को कुचल देती है। सीढ़ियों पर बारिश सुरक्षित है और जब लिफ्ट जमीन पर पहुंचती है तो वह छेद को ढक देती है और वैक्यूम को रोक देती है। दुर्भाग्य से शाफ्ट में एक जेनोमोर्फ बचा रह जाता है और वह एक फेसहैकर के साथ मिलकर रेन के पास पहुंचता है। उसी समय एंडी को राइफल मिल जाती है और वह गोली चलाने लगता है, जिससे कुछ ही सेकंड में दोनों प्राणी मारे जाते हैं। अचानक कंप्यूटर उल्टी गिनती पूरी कर लेता है और स्टेशन छल्लों पर फिसलने लगता है। एंडी और रेन अंततः जहाज तक पहुंचते हैं और के को बेहोश पाते हैं। रेन तुरंत जहाज के ऑटो पायलट को सक्रिय कर देता है और कॉर्बिलोन छल्लों पर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही स्टेशन से बाहर उड़ने में सफल हो जाता है। फिर रेन के को क्रायोपोर्ट में डाल देता है और स्टेशन से लिंक काट देता है ताकि रूक उनका मजाक न उड़ा सके। जब स्टेशन ढह जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। रेन अपने लिए क्रायोपोर्ट तैयार करने से पहले एंडी को सुला देती है। वो एक स्क्रीन पर महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में चेतावनी देखती है और दूसरा पॉट खोलती है, जहां वो केस को चिल्लाते हुए पाती है। पता चला कि इस यौगिक ने उसकी गर्भावस्था को तेज कर दिया है और अब वो एक जेनोमोर्फ जैसे कोकून को जन्म दे रही है। रेन तुरंत गर्भनाल को काट देती है और उसे नष्ट करने के लिए ले जाती है, लेकिन जब वो एसिड देखती है तो उसे छोड़ना पड़ता है। कोकून खुल जाता है और उसके अंदर एक खौफनाक बच्चा दिखाई देता है। एसिड फर्श को जला देता है और कोकून कार्गो बे में गिर जाता है। जब जहाज को पता चलता है कि माल के साथ छेड़छाड़ की गई है तो वह ऑटो पायलट को बंद कर देता है और उसे मैनुअल में बदल देता है। हाथ में बर्फीली किरण लेकर रेन कार्गो बे की ओर दौड़ती है और कोकून को खाली पाती है, इसलिए वो राक्षसी पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर देती है। उसी समय एंडी जाग जाता है और के को देखता है, जिसके पेट में दूध की जगह बलगम जैसा पदार्थ निकल रहा है। अब उसका बड़ा हो चुका बच्चा प्रकट होता है और एंडी पर हमला करता है, फिर अपनी मां के ऊपर चढ़कर उसे मार डालता है। रेन वहां आती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्राणी तुरंत उसके हथियार छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। टूटी हुई बर्फीली किरण से ठंडा धुआं निकलता है जो प्राणी का ध्यान भटका देता है, जबकि रेन एंडी के पास वापस भागती है, लेकिन वो इतना भारी है कि वो हिल नहीं सकता। वो उस प्राणी को अपने पीछे आते हुए देखती है, इसलिए रेन अकेले ही भाग जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। इस कमरे में तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है, इसलिए रेन बचने के लिए अंतरिक्ष सूट पहनती है। जैसे ही वो प्राणी जबरदस्ती दरवाजा खोलने लगता है, रेन कार्गो बे में कूद जाता है और मैनुअल लॉक को खोलना शुरू कर देता है, जिसका उद्देश्य एक राक्षस के साथ पूरे बे को बाहर निकालना है।
वो पहले 3 ताले बहुत जल्दी खोल देती है, लेकिन चौथा ताला खोलने से पहले ही वो प्राणी उस पर हमला कर देता है। रेन ने पास में पड़े कोकून को देखा और उसे पलट दिया, जिससे एसिड पिघलकर फर्श पर फैल गया। उसका सूट रस्सी से जहाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब वह गिरती है तो वह दूर नहीं जाती, लेकिन जब वह वापस चढ़ने लगती है तो प्राणी उसके सिर को पकड़ लेता है और उसका हेलमेट तोड़ देता है, ये देखते हुए कि वह अपनी पूंछ से खाड़ी को पकड़ रहा है। रेन रस्सी खींचता है और आखिरी ताला खोल देता है, जिससे पूरा बे मॉड्यूल बाहर निकल जाता है और राक्षस छल्लों से टकराकर मर जाता है। जहाज छल्लों के बहुत करीब आ रहा है और सेंसर ऑटो पायलट को पुनः सक्रिय कर देते हैं, इसलिए रेन सुरक्षित रूप से वापस चढ़ने में सफल हो जाता है, इससे पहले कि कोरबुलोन उड़ जाए। कुछ क्षण बाद रेन एंडी के क्षतिग्रस्त शरीर को एक क्रायोपॉड में रखती है, उसका मॉड्यूल निकालती है और खुद पॉड में प्रवेश करने से पहले उसे ठीक करने का वादा करती है। उम्मीद करती है कि वे जीवित ग्रह पर पहुंच जाएंगे। कृपया सदस्यता अवश्य लें तथा नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।